हेलो स्टूडेंट्स। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। उससे पहले कल जो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास इक्वेशन फाइंड आउट करी थी और मैंने आपको बताया था कि हम क्लास इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो यू कैन सी हाउ दिस। सो क्लास इक्वेशन जो है हमारे पास, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू this one. Order of G is equal to summation and index of normalizer of A. Here you can say distinct cosets of the normalizer of A. So सबसे पहले अगर हम इसको देखें how it is break to like this, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि सेंटर के एलिमेंट्स को हम अलग कर रहे हैं और ये समेशन आपका डिफरेंट हो गया। सो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले देखिए कि अगर अगर कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ जी को बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप उस एलिमेंट की अगर कॉन्जुगेसी क्लास देखें, सो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा ओनली इटसेल्फ, वही एलिमेंट आएगा और कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा उसमें। गॉट माय पॉइंट? अगर आपको मैं थोड़ी सी याद दिलाऊं तो सेंटर ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप D4 का जो सेंटर होता है उसमें R0 और R180 आता है। तो ये देखो मैंने साथ में इनकी कॉन्जुगेसी क्लास रखी हुई है। तो यू सी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ R0 देखो तो उसमें R0 ही आया हुआ है और कॉन्जुगेसी ऑफ R180 देखें तो उसमें भी R180 ही आया हुआ है। क्लियर? तो इट मीन्स दैट कि अगर कोई एलिमेंट सेंटर, क्योंकि इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स निकालते हैं तो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में जो जी के एलिमेंट आते हैं, जो यहाँ पे मैं ए कर लेता हूँ, नॉर्मलाइजर ऑफ ए कर लेते हैं, उसमें वो एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एक्स की बात कर रहे थे या वाई ले लेते हैं, वो एलिमेंट आएंगे जी के जो इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज मीन्स वाई इंटू एक्स, वाई इनवर्स क्या आना चाहिए, एक्स के इक्वल आ जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर वाई के सारे एलिमेंट, वाई के सारे जी के सारे एलिमेंट अगर एक्स को नॉर्मलाइज कर रहे होंगे तो ये जो एक्स होगा वो डेफिनेटली सेंटर ऑफ ग्रुप में प्रेजेंट होगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे है कि अगर ये एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में है तो उसकी जो कॉन्जुगेसी क्लास होगी वो डेफिनेटली एक्स के बराबर है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजर और ये जो है वो आपका एक ही चीज होल्ड कर जाती है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा नॉर्मलाइजर और कंजुगेसी क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट एनी हाउ, कॉन्जुगेसी क्लास की बात करें तो उसमें ऑब्वियस वही एलिमेंट आएंगे जो जी के वो एलिमेंट आएंगे जिसमें हमारे पास वाई एक्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, तो ये बनती है कॉन्जुगेसी क्लास। ठीक। तो इसमें अगर सारे के सारे एलिमेंट जी के इसको अगर कॉन्जुगेट बनाएंगे और होल्ड, ये रिजल्ट होल्ड करे, ये देखिए एक ही एलिमेंट आए, तो इट मीन दैट वो एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में पक्का प्रेजेंट होगा। अगर इसमें एक ही एलिमेंट आए जी का तो वो
एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में प्रेजेंट होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जब उसके एलिमेंट में उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट ही एक आना है तो उसको समेशन के अंदर क्यों रखना हमने, क्योंकि जो हमारी कॉन्जुगेसी जो हमारा क्लास इक्वेशन है वो इनफैक्ट ही ऐसी है ये. ठीक, क्लास इक्वेशन जो है कॉन्जुगेस क्लास ऑफ ए जो है और ए वेरी करेगा आपका जी के एलिमेंट के ऊपर. तो जब इसमें अगर इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेंटर ऑफ जी में प्रेजेंट है तो उनको इसमें क्यों रखना, फिर हमने उनको हम सेपरेट कर देते हैं. तो इन दैट केस अगर हम डिहाइड्रल ग्रुप में देखें तो ये R0 और R180 को अलग ही कर देना चाहिए क्योंकि इनकी कॉन्जुगेसी क्लास में तो एक एक एलिमेंट ही आ रहा है. ठीक, तो दो ही आ रहे हैं तो इट मीन दैट दो एलिमेंट आपके सेंटर ऑफ जी वाले यहाँ पे लिख देंगे हम. ठीक, सो इनफैक्ट आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा सा D4 के लिए कॉन्जुगेसी क्लास लिखने की कोशिश करूं तो ऑर्डर ऑफ डी आपके पास आएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा आपके पास D4 विल बी यूनियन ऑफ R0 R180 यूनियन conjugates class of R90 union conjugates class of a V union conjugates class of D. क्लियर, इसमें आपके पास सेंटर के एलिमेंट आ गए और ये हमारे पास R90 के और V के और D के. अब V और D को देखो, V की कॉन्जुगेशन में H भी आ रहा है तो H को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जो कॉन्जुगेस क्लास ऑफ V है वही कॉन्जुगेस क्लास ऑफ H है. तो डेफिनेटली ये हमारा इस तरह से रिजल्ट होल्ड करेगा. तो यू कैन सी अगर हम इसके ऊपर मॉड लेंगे तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ D4 यू कैन से सेंटर ऑफ D4. तो इसमें कितने एलिमेंट आए, दो, यूनियन का प्लस बन जाएगा. इसमें कितने एलिमेंट है, R90 में कितने एलिमेंट है, दो. V में कितने हैं, दो. और इसमें कितने हैं, दो. तो टोटल देखो 8 बन गए और D4 का ऑर्डर 80 होता है. So I hope now you understand what this mean. So now we writing this class equation in this way, and one very important thing is that कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे जो x वेरी करेगा, अगर हम इसको इसको अगर D4 को मैं इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ D4 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ D4 ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ D4 प्लस समेशन ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेस क्लास ऑफ x बोल सकते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे जो ये x है वो कहाँ से आएगा, x की वैल्यू हम देखो R0 में लेंगे इसमें और R180 लेंगे, वो तो कवर हो चुके हैं सेंटर में. तो यहाँ पे अब R90 आएगा, V आएगा और D आएगा. बस H लेने की जरूरत नहीं है, D डैश लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो कवर्ड हो रहे हैं इसमें. तो लाइक दिस, तो इट मीन्स दैट तो जो हम यहाँ पे जर्नल जो हमारी इक्वेशन थी नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स, ये या इसको हम ऐसे लिख रहे हैं G is the index of normalizer of x, index of this, इसको लिख रहे हैं. तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे
G equal to center of G plus this summation is depending index normalizer of x. अब ये जो x आएगा ये कहाँ से आएगा? x belongs to C, और C मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन करके बता दी कि C कैसा होगा. तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? Where C contains exactly one element from each conjugate class with more than one element. ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट का मतलब ऑब्वियस है कि मोर जिस कॉन्जुगेट क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा वो सेंटर ऑफ जी में चला जाएगा. क्लियर? और एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट लेना है. जैसे यहाँ पे देखो R90 और R270 का मैंने R90 लिया. देखो यहाँ पे सिंपल हमने R90 लिया क्योंकि R270 लेके फिर वो आपका ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि बढ़ जाएगा, रेपिटेशन हो जाएगी. उसी तरह से V लिया, H नहीं लिया क्योंकि दोनों में तो सेम एलिमेंट है, और D लिया, D डैश में लिया. So like this. So I hope you understand this. Now we come to the theorem, and this theorem is very, very important. So students, statement of the theorem is, let G be a finite group of order p raised to power n, and where p is a prime and n is positive. Then G has non-trivial center Z. So Z is nothing but it is a center of G. That is, capital Z is center of G. और नॉन ट्रिवियल मीन्स कि उसके सेंटर में आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ और आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो होती है ऑलवेज सेंटर में. तो नॉन ट्रिवियल मीन्स कि उसके सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के कुछ और भी होगा. सो इस चीज को अगर चेक करना हो तो यू कैन सी, देखिए D4 के ऑर्डर कितना होता है? D4 का जो ऑर्डर है, order of D4 is 8, and 8 is nothing but 2 raised to power 3. तो P आपका यहाँ पे 3 हो गया और N आप P आप पे 2 हो गया, 2 is prime, ठीक, and N is 3, N is greater than 0. So by this theorem, so definitely the center of D4 है वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए. ऑफ कोर्स नॉन ट्रिवियल होता है क्योंकि सेंटर ऑफ D4 जो होता है R0 and R180 होता है. So this is verified. I hope you understand this, because D4 का मैंने यहाँ पे आपको बताया D4 का सेंटर होता है वो R0 and 180 होता है. You can verify this. So first part is now clear to you. The second thing is कि center of G or N is any non-trivial normal subgroup of G का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी नॉन ट्रिवियल आएगा. इट मीन दैट एज Z और N के बीच में आइडेंटिटी तो कॉमन होता ही है, पर आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के और एलिमेंट भी डेफिनेटली आएगा. सो दैट्स व्हाई Z इंटरसेक्शन N जो है नॉन ट्रिवियल होगा. कोई भी सेंटर के साथ कोई भी अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप G का लेते हैं तो उसकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन ट्रिवियल है. ट्रिवियल समझ गए मेरी बात? ट्रिवियल मींस आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि जो भी सब ग्रुप होगा G होगा उनके बीच में इंटरसेक्शन ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट तो कॉमन रहेगा. ओके,
Now third point is if H is a proper subgroup of G, proper means H कभी G के बराबर नहीं होगा, ठीक, and H is properly contained in normalizer of H. तो H का normalizer के अंदर H contained है, H contained होगा, clear? We have to prove this. H is properly contained in normalizer of H. And one more thing, if H is subgroup of order P raised to power n, then H normal भी होगा जी, ठीक है? So जब भी सबग्रुप का ऑर्डर P raised to power n minus 1 होगा तो that will be, तो इन दोनों में आपका देखो G का ऑर्डर P raised to power n है, अगर इसका ऑर्डर P raised to n minus 1 हुआ तो वो ऑलवेज नॉर्मल सबग्रुप बन जाएगा, तो सबग्रुप H, ठीक। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम इसका प्रूफ करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना पड़ेगा सेंटर ऑफ जी जो है वो नॉन ट्रिवियल है। तो सबसे पहले क्लास इक्वेशन ले लेते हैं हम। कंसीडर द क्लास इक्वेशन, और क्लास इक्वेशन अब हम मॉडिफाइड वाली लेंगे जो हमने मॉडिफाइड किया था। और मॉडिफाइड क्या किया था हमने कि सेंटर को लगभग पी का ऑर्डर जो है वो पी रेस्ट टू पावर एन है, एंड ऑर्डर ऑफ जी इज पी रेस्ट टू पावर एन, और ऑर्डर ऑफ जी क्लास इक्वेशन से किसके बराबर आता है, ऑर्डर ऑफ center of G, and this is summation and index of normalizer of X, and X belongs to C, and where we can write कि capital Z जो है वो that is nothing but it is a center of G, and C के बारे में भी बात कर लेते हैं। C हमने ऊपर भी डिस्कस किया। C is subset of C is a subset of G having exactly one element, from each conjugate class not contained in center of G, that is Z. Okay, so this is all about. So we have to show that this center is non-trivial. So what we do, सबसे पहले हम नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स की बात करते हैं। सो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज ए सबग्रुप ऑफ जी। तो इट मीन दैट अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स जो है वो जी का सबग्रुप हुआ तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजर ऑफ जेड का जो ऑर्डर होगा वो पी के ऑर्डर को जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा बाय लैग्रेंज थ्योरम, ठीक। सो we can write since normalizer of X is subgroup of G, so by Lagrange's theorem, order of normalizer of X divides P raised to power n for every X belongs to G। G के हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होगा वो सब ग्रुप ही रहेगा G का, सो उसको डिवाइड करेगा। एंड अगर
if x not belongs to center of G, then normalizer of x जो होगा वो डेफिनेटली p रेज टू पावर n से छोटा होगा. अगर x सेंटर ऑफ z में होगा तो फिर तो नॉर्मलाइजर ऑफ x में सारे ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे g के. फिर तो इसका नॉर्मलाइजर ऑफ x जो होगा वो g के एलिमेंट्स के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजर में वही एलिमेंट आएंगे g के जो x को नॉर्मलाइज करेंगे. अगर सारे एलिमेंट नॉर्मलाइज कर दें तो वो x सेंटर ऑफ g में भी होगा. ठीक. तो फिर तो फिर वो सारे के सारे जो ऑर्डर होगा वो सेम हो जाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ x एंड ऑर्डर ऑफ g. तो अगर x जो है वो सेंटर ऑफ जी जेड में नहीं है तो डेफिनेटली जो नॉर्मलाइजर ऑफ x होगा उसमें g के सारे एलिमेंट नहीं होंगे, तो डेफिनेटली ऑर्डर जो होगा नॉर्मलाइजर ऑफ x होगा वो g के ऑर्डर से कम होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से हेंस p divides index of normalizer of x for every x not belongs to center of z. इट मीन्स दैट हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो x है वो सेंटर ऑफ g को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमने ये लग कर दिया, ये लग कर दिया, तो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं. तो इस पार्ट में देखो दो चीजें हैं. अगर आपको पहले तो ये लगेगा भी ये कैसे डिवाइड करेगा, तो लैग्रेंजिस थ्योरम ये बोलती है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ एन एक्स जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को. ठीक. और हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है इसका जो ऑर्डर है वो पी से कम है. इट मीन्स दैट पी से पी रेस्ट टू और एन से कम है, तो डेफिनेटली जो आपके पास जो एलिमेंट आएगा तो डेफिनेटली वो पी का मल्टीपल होगा. इट मीन्स दैट जो आपके नंबर ऑफ या यू कैन से कि जो कोशेंट ग्रुप जो बनेगा, ठीक, ये जो बनेगा इसमें डेफिनेटली जो एलिमेंट्स बनेंगे दैट विल बी, इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी नथिंग बट इट इज ए ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स, इसके बराबर होता है ये. एंड डेफिनेटली अगर इसका जो ऑर्डर है वो पी रेस टू पावर एन है और इसका जो ऑर्डर है वो पी रेस टू पावर एन से कम है, बट इसको डिवाइड जरूर करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मल्टीपल होगा वो एन से कम होगा यहाँ पे, पर होगा पी का मल्टीपल, क्योंकि डिवाइड भी करना है इसको. तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो पी रेस टू पावर एम टाइप होगा और एम जो होगा वो डेफिनेटली एन से छोटा होगा. तो एनी हाउ जो मर्जी हो, तो यहाँ पे डिवाइड करके जो बनेगा सो एन माइनस एम टाइप बनेगा. तो डेफिनेटली और यही चीज जो है वो दैट विल बी नथिंग, इट इज ए इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स. तो दिस इज क्लियर कट कि ये पी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है तो बाकी जो एलिमेंट्स एक्स के लिए होल्ड करेगा वो सी के बाकी जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए होल्ड करेगा. तो इसका मतलब ये सम बनेगा, सम ऑफ इंडेक्सेस बनेगा, उसको भी पी डिवाइड करेगा. ठीक.
So we can write therefore P divides summation over X belongs to C, the index of normalizer of X. So अब हम क्लास इक्वेशन से ऑब्जर्व करें, देखिए क्लास इक्वेशन में तीन टर्म्स है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। हम बोल रहे हैं कि ये टर्म जो है वो P से डिवाइड हो रही है और ये तो P से डिवाइड हो ही रही है, डेफिनेटली इसको भी क्या होना चाहिए, P से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल अर्थमेटिक। ओके, ये P से डिवाइड हो रहा है, ये P से डिवाइड हो रहा है, इसको भी P से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? इन दोनों का जो सम है वो P के मल्टीपल आ रहा है। ठीक, वो तभी आएगा अगर ये भी P का मल्टीपल होगा। अगर P का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली जो सबसे छोटा प्राइम है वो कम से कम 2 तो होता ही है प्राइम, तो 2 होगा तो डेफिनेटली Z के पास, सेंटर ऑफ G के पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे और 2 हुए तो नॉन ट्रिवियल हो गया। ठीक है, सो you can say from equation 1, P divides center of G. ठीक, so that implies G is not trivial. ओके, क्योंकि अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कम से कम Z के पास P एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, कम से कम जो ऑर्डर ऑफ P होगा वो मल्टीपल ऑफ P होगा। अगर हम मल्टीपल P की छोड़ दो, M को हम अगर 1 ही ले लें तो इसका मतलब इसके पास P एलिमेंट तो कम से कम होने ही होने हैं। अगर P इज ए प्राइम है तो सबसे छोटा जो प्राइम है 2 है, तो कम से कम अगर हम पर्टिकुलर भी कर लें तो इसके पास 2 एलिमेंट तो होने ही होने। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन ट्रिवियल। सो ये फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ नॉन ट्रिवियल। So I hope you understand this, and there is a simple proof. Now to the second part. Second part is we have to prove Z intersection N is non-trivial. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, N डिफाइन करना पड़ेगा और जो नॉर्मल हो। सबसे पहले लिखिए I can say since G is Z union of all X belongs to C, conjugate classes of X, and ये डिसजॉइंट होता है, तो आपको पता ही है। ठीक, तो सेंटर वाले अलग कर दिए, कॉन्जुगेटिव क्लासेस हमने अलग कर दी और हमने यहाँ से N डिफाइन कर लिया। N इज G इंटरसेक्शन N। ठीक, ओके, N और G का इंटरसेक्शन N ही आएगा क्योंकि N इज ए सब ग्रुप ऑफ G। और यहाँ पे हम इस G को पुट कर देते हैं तो what we get Z intersection N union of X belongs to C conjugate class of X intersection N। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई उनके से, जैसे ये एक तरह से हो गया A यूनियन B होल इंटरसेक्शन C, so that will be A intersection C union
A intersection B intersection C, like this. Okay, hence अगर हम ऑर्डर की बात करें, so number of element in G n is nothing but it is a number of element in n intersect number of element in n intersection n plus, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, summation, and that summation varies from x, और x जो आएगा वो c से आएगा, और यहाँ पे conjugate class of x intersection n का ऑर्डर. ठीक, सो अलग अलग x के लिए अलग अलग हमें ऑर्डर मिलता जाएगा. अब अगेन हमें कहीं ना कहीं ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है ये p से डिवाइड करता है. अगर ये p से डिवाइड कर गया तो इट मीन दैट ये नॉन ट्रिवियल होगा. हमें ये नॉन ट्रिवियल प्रूव करना है. तो n इसका नॉर्मल सब ग्रुप है या सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर तो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा करेगा, तो ये p का मल्टीपल होगा ही होगा. और ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी p का मल्टीपल होगा. ठीक, तो सबसे पहले इफ x belongs to n, then जो सेंटर ऑफ conjugate class of x जो होगी that will be subset of n. ठीक, you can check it out कि ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसको ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा. अगर x n में है तो जो conjugate class जो x की बनेगी that will be सबसेट ऑफ n. तो इससे क्या हम ड्राइव कर सकते हैं कि hence for every x belongs to C is this one C है, जो एक एक एलिमेंट हम कॉन्जुगेट क्लास से लेते हैं. सो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ x का इंटरसेक्शन n के साथ जो आएगा वो या तो एम्प्टी आएगा क्योंकि ये सबसेट है ना, तो इज आइदर एम्प्टी या पूरा का पूरा आपका सी एक्स ही आ जाएगा, एम्प्टी और इक्वल टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ x ही कॉमन आ जाएगा. ठीक, सो नाउ या इसको हम इस तरह से स्टूडेंट्स, अब ये स्टेप को समझना है तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, कोई एग्जांपल आप डिहाइड्रल ग्रुप का एग्जांपल ले लो. उसमें अगर आप कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप लें तो इसमें आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे अगर n हम ले लेते हैं यहाँ पे R0, R90, R180 एंड R270. ठीक है, और इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे R0 ले लो, R90 ले लो, R180, R270 ले लो, तो डेफिनेटली इसका जो कॉन्जुगेट क्लास बनेगा, जैसे हम अगर R90 ले लें, x की वैल्यू हम यहाँ पे R90 ले लेते हैं, तो जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ R90 है वो आपको पता है क्या होगी. you can see conjugate class of R90 is nothing but it is
R90 and 270. Okay, so it is R90 and R270. So you see this is subset of this conjugate class of R90 subset of N. और अब हमने C लिया, अब C लिया तो अब वो C आपका इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे X जो लेता हूँ, मैं ले लिया मैंने H या V ले लिया, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे जो हमने C डिफाइन करा था, C जो हमने लिया था, तो C में हमारे पास R90 था, V था और D था। तो अगर यहाँ पे अगर हम XV लेते हैं तो जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ V आएगी उसमें हमारे पास V और H आता है, ठीक। तो इस केस में अगर C, V और N का इंटरसेक्शन चेक करें तो दैट विल बी 5, तो 5 आ रही है, ठीक। और अगर हम कोई जैसे C से हम R90 लेते हैं, X हम देखो V लिया तो एम्प्टी आया, अगर R90 लेते तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन आता दिस वन C90, तो वही लिखा हुआ है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस होल टॉक अबाउट। सो नाउ therefore the order of conjugate class of X intersection N या तो 0 आएगी, क्योंकि एम्प्टी होगा तो 0 हो जाएगा, is either 0 or equal to order of this conjugate class, और order of conjugate class जो होता है that is nothing but it is normal index of normalizer of X। ये हमने पीछे थ्योरम्स में प्रूव किया हुआ है जब कंजूगेट क्लास फाइंड आउट करी थी, क्योंकि हमने नॉर्म कंजूगेट क्लास और कोशेंट ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ X को हमने 1 1 ऑन टू प्रूव किया था, तो डोमेन को डोमेन बराबर होंगे, so that's why this is equal to this। So from here we can say hence P जो है वो डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स C नॉर्मलाइजर ऑफ X N, इसको डिवाइड करेगा, और X जो है वो कैपिटल C से आएगा। अब क्यों करेगा डिवाइड? देखो इसका ऑर्डर ये तो 0 आएगा, तो 0 को तो हर कोई P डिवाइड करेगा, अदरवाइज इसका ऑर्डर आएगा ये, तो N जो है वो N ऑफ X जो होगा वो दैट विल बी सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये सब ग्रुप है ऑफ G है तो डेफिनेटली सब ग्रुप ऑफ G है तो G सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो G का ऑर्डर P रेज़ टू पावर N है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो P के मल्टीपल का ही होगा, और अगर इसका ऑर्डर P के मल्टीपल का हुआ तो इसका जो इंडेक्स होगा, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे वो भी उतने ही बनेंगे जितना N ऑफ X का ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर P का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो कोसेट्स बनेंगे
वो भी p के मल्टीपल में होंगे. सो दैट्स व्हाई दिस टर्म इज multiple of p. You can say, you can write this is multiple of p. This will be multiple of p. So that's why अगर ये p का मल्टीपल है तो obvious है ये भी p का मल्टीपल होगा. That's why p divide this one. So एक को डिवाइड करेगा तो this will happen for every element of capital C. x की x जो होगा वो हर सारी एलिमेंट की रिपोर्ट करेगा. That's why we divide this. So what we have proved that this is divided by this. और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये भी p का मल्टीपल होगा. ये भी p का मल्टीपल ये भी p का मल्टीपल. That's why it will be and this n intersection z will also multiple of p. So we can say अब इसका रीजन आपको मैंने बता दिया. अगर यहाँ पे लिखना है तो यू कैन राइट बिकॉज p divides कैपिटल n. ये देखो इसका बता दिया ऑर्डर ऑफ n को डिवाइड करेगा. ये रीजन आ गया बिकॉज n is normal subgroup of G. So why Lagrange's theorem it definitely n का जो ऑर्डर होगा वो p के मल्टीपल में होगा. So that's why ये so why equation 2 implies p divides order of z intersection n. अगर ये डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली z intersection n is नॉन ट्रिवियल. कम से कम इसके पास दो तो एलिमेंट होंगे ही होंगे. p अगर हम 2 लेते हैं लीस्ट वैल्यू 2 सो इट इज नॉन ट्रिवियल. तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया यहाँ से. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. So now the third part is we have to prove that कि अगर H एक प्रॉपर सब ग्रुप है G का और प्रूव करना पड़ेगा कि H जो प्रॉपरली कंटेन्ड होगा नॉर्मलाइजर ऑफ H के अंदर. पहले तो ये प्रूव करेंगे फिर दूसरा पार्ट देखते हैं इसका. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजर ऑफ H होता क्या है. तो पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज नॉर्मलाइजर ऑफ H. तो वी नो नॉर्मलाइजर ऑफ H में वो एलिमेंट आएंगे G के जो x इनवर्स H x जो है वो H के बराबर है. तो कीप इन दिस माइंड. ठीक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें गिवन दिया है कि H जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है G के अंदर. H is contained properly subgroup of G. So since H is subset of G and is proper सबग्रुप है G का. तो मतलब इक्वलिटी नहीं है यहाँ. तो इट मीन दैट ये आपके पास अगर G है तो ये मान लो H है इसका. ठीक. ओके. नाउ हम एक मान लेते हैं कि लेट कैपिटल K बी ए मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप of G contained in capital H. तो इसका मतलब कंटेंट तो ये मान लेते हैं K और ये H के अंदर. क्लियर. और ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है. देन द क्वोशंट ग्रुप
G by K is of order P raised to power R for some R is greater than 0. ठीक है, क्यों होगा? आई थिंक K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, डेफिनेटली P K का जो ऑर्डर होगा वो P के डिवाइजर होगा। तो P G का जो ऑर्डर है वो P रेस्ट टू पावर R N है, तो डेफिनेटली K जो होगा वो इस टाइप का होगा ऑर्डर इसका। तो अगर K का ऑर्डर इस तरह से हुआ तो क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर भी P के मल्टीपल में ही होगा। सो फर्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोलता है कि कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर प्राइम की पावर वाला है तो उसका जो सेंटर होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। सो भाई फर्स्ट पार्ट GK has non-trivial सेंटर। ठीक, और मैं सेंटर मान लिया से LYK, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने। सो सेंटर जो होगा वो डेफिनेटली आपको पता है ग्रुप का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो L/K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G/K। दिस इज द BSc में हमने क्या होता है कि सेंटर ऑफ G जो होता है वो ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और एक हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जब भी इस तरह का रिजल्ट होल्ड करे तो ये जो L होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। तो C हमने यहाँ पे एक K नॉर्मल सब ग्रुप किया था और एक हमें नॉर्मल सब ग्रुप लिया था K, और एक हमारे पास L आ गई। और डेफिनेटली ये जो L होगा वो इस K से बड़ा है। ठीक, L जो होगा वो इस K से बड़ा होगा, बट ये K जो मैक्सिमल है तो इसका मतलब L जो होगा वो H के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके ये तक जो है वो L है। ठीक, कुछ सो नाउ L is not contained in H। ठीक है, ये इसमें कंटेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैक्सिमल था K और L जो है वो K से बड़ा है, तो फिर तो बाहर ही जाना पड़ेगा उसको, है ना। आप जब भी क्वेश्चन ग्रुप लिखते हैं ना तो क्वेश्चन ग्रुप में जो ये ऊपर वाली टर्म होती है वो बड़ी होती है नीचे वाले से, ऐसे बोल सकते हो आप। जो K होगा वो L का सब ग्रुप होगा पहले, फिर नॉर्मल भी होगा। दैट्स वाई L H के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि H के अंदर जो सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है वो K ही है। सो दैट्स वाई L इज नॉट कंटेन्ड इन H, because yeah, since K is a maximal normal subgroup of G contained in H. So now you understand this. So we can write this K is not contained in L, और K जो होगा वो भी पूरी तरह से इसमें K जो होगा वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, वो इसका सब ग्रुप तो होगा ही होगा, सबसेट तो होगा ही होगा, इज नॉट इक्वल टू L।
ओके, नाउ हम प्रूव करेंगे कि जो H है दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ कैपिटल H। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट हमने कैपिटल H से ले लिया और एक ले लिया हमने कैपिटल L से। सो सिंस LK is the center of GYK, और सेंटर आपको बताया कि क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो इसके जो कोसेट्स होंगे वो कम्यूट करेंगे। सो HK एंड LK दे विल कम्यूट ईच अदर, क्योंकि नॉर्मल का मतलब डेफिनेशन ही होता है कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये कम्यूट करेंगे। सो LK into HK like this. So प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स की बात करें, सो इट इज H into L into K like this, and it is L into H into K. सो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ L से ऑपरेट कर दें, सो L इनवर्स H L K इज इक्वल टू H K, इक्वल है इसकी। अभी देखो ये आपकी चीज जो है वो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन बन गई एक तरह से। ये देखिए नॉर्मलाइजर में क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस तरह से यूज होंगे तो वो नॉर्मलाइजर में आते हैं। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे ये L किसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, H को, बट ये H के बराबर आना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है कि इट मीन दैट L इनवर्स H L जो है तो इनटू K, इधर भी K है, सो इट विल बी belongs to H into capital K, and this H into K, H तो आपका H के अंदर तो K है, तो H into K, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो वो क्या किसके अंदर होगा, सबसेट H के अंदर होगा, बिकॉज K इज सबसेट ऑफ H। ठीक, तो डेफिनेटली K के साथ अगर H का एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो H के अंदर जाएगा। ठीक, सो इट मीन्स दैट ये देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर चला गया, इट मीन दैट यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि L इनवर्स सारे के सारे एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा तो ये H के बराबर आ गया। यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए इसके अंदर जा रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है ये, तो उसी तरह दूसरा तो लाइक दिस। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो L हमने लिया था ये L किसके अंदर होगा, ये L जो होगा, दिस L विल बी सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H, क्योंकि ये डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ H में वो एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो डेफिनेटली L सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन दैट L इसके अंदर होगा। तो एक L होगा, उसी तरह से सभी, क्योंकि दिस L इज आर्बिट्रेरी तो इट विल होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ L। सो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि L जो होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ H के अंदर होगा। ठीक, सो दिस इंप्लाइज दैट जो H कभी भी नॉर्मलाइजर ऑफ H के बराबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ये, क्योंकि जो L जो है, देखिए जो L है, जो L है वो नॉर्मलाइजर ऑफ H के अंदर है। ठीक है, और L जो है वो H में कंटेन्ड नहीं है। क्लियर, इट मीन्स दैट जब इतना बड़ा L ही नॉर्मलाइजर ऑफ H के बराबर है तो ये H तो इस L से छोटा है।
तो ये इसके बराबर कैसे हो सकता है? तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा भी एच इसके बराबर नहीं हो सकता, बट एच क्या होगा इसके अंदर पूरी तरह से कंटेन्ड होगा। ठीक, सो इट फॉलोज दैट एच इज प्रॉपरली contained in normalizer of H। ये बात समझ आ गई ना आपकी? क्योंकि L तो H से बड़ा है और जो बड़ा है वो ही इसका सबसेट हो रहा है, तो H कैसे इसका इक्वल हो सकता है? वो भी इसके अंदर ही कंटेन्ड होगा, है ना? प्रॉपरली कंटेन्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट। सो एक और इसके साथ पॉइंट था, दैट पॉइंट इज अगर H आपका H का ऑर्डर p raised to power n minus 1 होगा तो H will be normal subgroup of G। So let's do this। तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे since या if H is subgroup of G of order p raised to power n minus 1, that is order of H जो p raised to power n minus 1 है, then the normalizer of H जो है must be of order p raised to power n। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि जो H है वो डेफिनेटली इसके अंदर कंटेन्ड हो रहा है। ठीक, तो अगर इसका ही ऑर्डर p रेज टू पावर n है तो डेफिनेटली इसमें तो पावर ज्यादा ही होगी, है ना? ये देखो, ये दिस रिजल्ट से कि n जो है नॉर्मलाइजर ऑफ H के अंदर H पूरी तरह से कंटेन्ड है। इसका मतलब है कि अगर इसका ऑर्डर p रेज टू पावर n है तो इसका तो एक बढ़ेगा इसमें, तो बढ़ेगा क्या? पावर में बढ़ेगा, तो इसका मतलब एक इसमें पावर में एक ज्यादा होगा। तो दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ एन एच जो होगा वो p रेज टू पावर n होगा। और p रेज टू पावर n तो ऑर्डर g का है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मलाइजर ऑफ h में g के सारे एलिमेंट आ गए, इसका नॉर्मलाइजर ऑफ h जो g होगा। और अगर ये नॉर्मलाइजर ऑफ g है तो इसका मतलब g g के सारे एलिमेंट h को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो h होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g होगा। ठीक, देखिए कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि अगर 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 यहाँ पे ये जो मैंने इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी ये वाली, कि अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एच में ये जो जी के एलिमेंट कुछ एक एलिमेंट ही इसको नॉर्मलाइज करें, अगर सारे एलिमेंट अगर इसको नॉर्मलाइज कर दें तो एच, ये जो एच होगा वो नॉर्मलाइजर नॉर्मल ही बन जाएगा जी का। क्लियर? सो इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्मलाइजर ऑफ जो एच है वो जी ही आ गया, इसका मतलब एच होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। So that's all for today's lecture. Thank you for watching. If you have any doubt, you can ask me.